हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तो आज फिर से महाभारत का एपिसोड नंबर 4 लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांटिक युद्ध होने वाला है। आज तक युद्ध कभी रोमांटिक नहीं होता था, इंटरेस्टिंग नहीं होता था, लेकिन आज जो महाभारत का चौथा नंबर युद्ध जो आपके सामने होने जा रहा है, ये कलयुग का युद्ध होगा। किसका युग होगा? कलयुग का युद्ध होगा। यानी अभी जो युग चल रहा है इस युग का युग होगा और बहुत ही बेहतरीन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के दौर में बेटा सबसे ज़्यादा पावरफुल यंत्र अगर कोई है तो वो हमारा रसायन यंत्र होता है। कौन सा यंत्र होता है? रसायन यंत्र होता है। तो आज जो सेट लाया गया है उसमें आपका वही केमिस्ट्री है, वही रसायन शास्त्र है जिससे सब डरता है, सब भागता है। एक कोरोना आया तो सबको अंदर डाल दिया, प्लेग आता है तो जितने भी आपके चिकन होते हैं और जितने भी चिड़िया होते हैं वो सबको अंदर, एक बगल से हैजा आता था पहले सबको समाप्त कर देता था। तो आज आपको पॉलिटेक्निक के सीरीज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए फिर से क्या लेके आए हैं आपके लिए? तो महाभारत का एपिसोड नंबर आपका जो हो गया वो कितना? तो महाभारत का एपिसोड नंबर 4, यानी ये चौथा दिन का युद्ध होगा। मैंने पहला में सबको इकट्ठा किया था, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, मैथ को भी, तीनों को इकट्ठा किया था, फिर सबका पार्टीशन कर दिया था और उसके बाद फिजिकल हथियार से लड़ना सिखाए थे कि कैसे लड़ेंगे फिजिक्स के माध्यम से। उसके बाद जो सैनिक का गुट था, जो हेड था, सैनिक का सरदार था, वो कैसे मंथन करता है और मंथन करने के बाद क्या प्लानिंग करता है, कैसे युद्ध को आगे प्रोसीड किया जाए, कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, वो काम आपका गणितज्ञ का था। तो तीसरा नंबर आपको गणित का लाया गया था। और आज चौथा नंबर हम अटैक करवाने जा रहे हैं किसका? हाइड्रोजन बम का, एटम बम का, न्यूक्लियर बम का एंड सो मेनी रसायंस का इस्तेमाल करेंगे इस महाभारत के युद्ध में, जो पहले भी हुआ करता था लेकिन तरीका दूसरा था। आज का तरीका दूसरा होगा। तो चलिए लेटर से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही रोमांटिक लेक्चर होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत कुछ इसमें बताने जा रहे हैं। पढ़ाने का तरीका आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले भी बताया। इससे पहले जो 3 लेक्चर मैंने महाभारत एपिसोड का आपको दिया, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। और एक बच्चा, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो बच्चा यूपी का रहने वाला है, वो ये कमेंट करके बताया था कि सर जितने भी ट्यूटर हैं, यानी जितने भी ऑनलाइन क्लासेज वाले हैं या ऑफलाइन क्लासेज वाले हैं, तो वो बहुत सारे ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं। तो बेटा एक चीज़ याद रहो, जो बोलता है वो कुछ करता नहीं, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो आप बिल्कुल पैसेंज रखिए, धैर्य रखिए। आप अगर यहाँ क्लास कर रहे हैं तो कंटिन्यू क्लास को मेंटेन रखिए और जब आपका रिजल्ट आएगा तो कभी भी पुरस्कार दिखा के और पहले अनाउंसमेंट करके नहीं दिया जाता है। पुरस्कार जो होता है चाहे वो मिट्टी ही दिया जाए, उसको गुप्त रखा जाता है। तो आप भी धैर्य रखें। आप अगर टॉप कीजिएगा वहाँ तो वो पुरस्कार आपको दिया जाएगा। शारदा क्लासेज हमेशा यूनिक करता था, है और करता रहेगा। तो वहाँ पर जो भी होगा बिल्कुल यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, अपारदर्शी होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, वैसा कुछ आपके साथ होगा। पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आप वहाँ टॉप तो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्लास है? तो आज आपका महाभारत का एपिसोड है और यहाँ पर इसको बताने का उद्देश्य है पेपर से पहले पेपर की तैयारी। तो आप लोग को पता होगा आपका पेपर जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है। आपके पेपर जो है वो बहुत नज़दीक आ गए हैं, यानी बहुत जल्दी कुछ समय के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और इसका समापन हो जाएगा। जिस दौर का, जिस वक्त का, जिस क्षण का आप इंतज़ार कर रहे थे, लगातार इतने दिनों से आप हमसे क्लास ले रहे थे, वो पल तो उस पल का अंत नहीं होगा, लेकिन ये जो आपका टॉपिक है इस टॉपिक का अंत हो जाएगा वहाँ जाने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको पढ़ाने का आपका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? तो मंजिल यह है कि बेहतर से बेहतर और बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज हम आपको
दिला सके ये तब संभव है जब बेटा आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। और हमारे सामने पहला योद्धा जो आया है वो कौन सा योद्धा आया है जो केमिकल का युद्ध करेगा हमसे। वो पहला योद्धा बहुत बड़ा क्वेश्चन जब बड़ा होता है, शरीर जब भारी भरकम विशाल होते हैं किसी सैनिक का, तो याद रखिए उसको धाराशाही करना बहुत ही आसान हो जाता है। वही कहानी है, विशाल भारी भरकम पूरा बोर्ड भरे हुए है, तो इस ऐसे सैनिक को धाराशाही करने में मज़ा भी आता है और बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये योद्धा के पास है क्या सब। तो कहता है कि फ्यूरिकल, क्या कहता है, फ्यूरिकल ऑक्साइड यानी मर्क्यूरिकल होगा, मर्क्यूरिकल ऑक्साइड HgO को गर्म करने पर मरकरी बनता है। बिल्कुल सही बात है, मरकरी बनता है। कैसे बनता है वो भी कहानी दिखा दिया है कि HgO को 180 किलो जूल, HgO यानी मरकरी ऑक्साइड को 180 किलो जूल ऊर्जा दिया जाता है तो मरकरी और ऑक्सीजन बन जाता है। इसको बैलेंस भी कर दिया है। बैलेंस क्या किया है, कर दिया है। यहाँ पर O2 होगा, O नहीं होगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन था, 2 मरकरी है, O2 में हो जाएगा। अब कहता है कि 54 ग्राम HgO का अपघटन करने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आता है। ये जो क्वेश्चन है वो उष्मा की कितनी आवश्यकता होगी, तो पहले इसको डैमेज करेंगे, उसके बाद भी दिया हुआ है एवं कितना ग्राम Hg प्राप्त होगा, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। चारों में से किसी एक हथियार को उठाएंगे और इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आप गौर से देखिएगा, इसमें बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट के स्टोइचियोमेट्री का इस्तेमाल है। स्टोइचियोमेट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट पर आपको पकड़ होना चाहिए, मोल पर आपको पकड़ होना चाहिए। इससे पहले भी हम मोल को कई एक बार बहुत अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और उसका यूटिलाइज कर देते हैं कि कैसे इसमें उपयोग करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि मरकरी ऑक्साइड को हमने क्या किया, 180 किलो जूल एनर्जी को दे दिया, तो ये बेचारा टूटकर किस में बदल गया, मरकरी में बदल गया और आपको किस में बदल गया, ऑक्सीजन में बदल गया। हमने इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब जरा गौर से देखिए, तो पहले इसका स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिखिए। क्या लिखिए, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लिखिए, जैसा कि हम आपको लिख के बता रहे हैं। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जब लिखिएगा तो इसका आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 मोल, तो ये तो एनर्जी है, तो ये 2 मोल बन रहा है। कितना मोल बन रहा है, 2 मोल, यानी 2 मोल HgO को लेते हैं तो 2 मोल आपका क्या बनता है, आपका Hg मरकरी बनता है। 2 मोल मरकरी ऑक्साइड को लिया जाता है तो 2 मोल क्या बनता है, Hg बनता है। Hg का मास आपको याद होना चाहिए, Hg का मास आपका 200 होता है, ग्राम में 200 ग्राम, AMU 200 एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो 16 होता है। शायद ये मास आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, हमने यहाँ इसको मेंशन कर दिया है। अब आगे देखिएगा, 2 मोल ये ले रहे हैं तो 2 मोल, तो 1 मोल अगर HgO लीजिएगा तो 1 मोल HgO का मास कितना हो जाएगा, तो मरकरी का आपको 200 और इसका 16 यानी 216 हो जाएगा। अब कितना मोल दिया हुआ है, तो ये 2 मोल दिया हुआ है। कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल। यूनिटी मेथड पर ले चलते हैं। जब ये 2 मोल हो जाएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 432, यानी 432 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि 160 किलो जूल। अब हमको क्या कहता है, उष्मा कितना लगेगा, तो बेटा गौर से देख लो, यहाँ पर ये 2 HgO का मास कितना आया, 432 ग्राम। तो इससे ये हमको पता चला कि 432 ग्राम HgO को Hg में कन्वर्ट करने के लिए कितने एनर्जी की आवश्यकता हुई, तो 180 किलो जूल की आवश्यकता हुई। अब कितना ग्राम को कन्वर्ट करना है, कितना ग्राम HgO को, 54 ग्राम को। तब यहाँ से हमको क्या आएगा कि 1 ग्राम HgO को बदलना हो तो 180 या बटा कितना, 432 ग्राम, इतना किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब हमारे पास कितना ग्राम है, तो 54 ग्राम। तो 54 ग्राम HgO को बदलना हो Hg में तो कितना लगेगा, तो आपका 180
बट्टा 432 गुने 54 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। इतने किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। कैसे कैंसिल कीजिएगा भाई, कैसे कैंसिल कीजिएगा? तो दिखाई दे रहा है 18 से काटो, 18 इकाई 18, 18 दूनी 36, 4 40, 3 18 चौक 72, ठीक है, कट गया। और ये 10 आया, फिर इसको काट दो तो ये कितना 2 5 जा 10, 2 से काटो 12, फिर 4 से काटेगा नहीं कटेगा, 2 से काटो 27 और ये 2 से काटो 6। अब कितना आ गया? इसको क्या कीजिए, गुना भाग कर दीजिए और गुना भाग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 5 5 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 135/6, इसको कीजिएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, यानी 22.5। तो हमारे पास ऑप्शन ए भी 22.5 है और ऑप्शन डी भी है। तो ये और ये ऑप्शन तो बेटा गलत हो गया, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो पहला ऑप्शन तो दो यानी पहला आंसर तो दो ऑप्शन में सही हो गया। 22.5 किलो जूल एनर्जी लगेगा 54 ग्राम HGO को HG में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऊर्जा की आवश्यकता हुई? तो आपको 54 ग्राम 54 ग्राम ऊर्जा की आवश्यकता हो गई। अब दूसरा पूछ रहा है कि कितना ग्राम आपको ये बनेगा, कितना ग्राम आपको क्या बनेगा? HG बनेगा। कितना ग्राम HG बनेगा? तो आपको इसी क्वेश्चन से आप अगर देखिएगा तो हम इधर दिखाते हैं कि जब 180 किलो जूल एनर्जी था तो आपका कितना बन रहा था? तो 200 गुने 2 400 ग्राम आपको HG बन रहा था। 1 किलो जूल एनर्जी जब लेंगे, देखिए यहाँ पर 180 तो ये कितना 2 मोल बन रहा है, तो 2 गुने कितना 200 मास होता है 400 ग्राम। तो यहाँ हो जाएगा 400 अपॉन कितना हो जाएगा 180 ग्राम आपका HG बन जाएगा। और कितना ग्राम दिया हुआ है? 54 किलो, 54 की कितना 22.5 किलो जूल अगर एनर्जी लेंगे तब आपका कितना बनेगा? 400 गुने, कलर चेंज कर देते हैं दिखाई देगा, 22.5 बट्टा 180 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये शून्य से ये शून्य गायब। अब 2 से काटो, कटेगा, इसको यहाँ हटाओ, यहाँ पर 10 लिख दो। अब 2 से काटो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। अब फिर उसके बाद 2 से काटो, 22 जा 40, फिर आपको 2 से काटो, 2 10 जा और 18 तो 9 जा 9 5 जा 45, कट कुट के कितना आ गया 50। तो कितना आ गया? यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? परास्त कर दिया। बिल्कुल चारों नाल चित कर दिए। तुम लोग भी चित करेगा कब? याद है 24 को दिमाग में डाल लेगा। 24 एक ऐसा डेट है जो आपके जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होगा। याद रखिएगा 24 भूलना नहीं है। 24 आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जो आपके लाइफ के दिशा को चेंज कर देगा। बेटा वो 2 घंटा का पल बहुत कुछ डिसाइड करेगा आपके जिंदगी में, ठीक है। तो उसको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है समझ में आ गया ना? कहीं कोई दिक्कत भी था? स्टोइचियोमेट्री का कोफिशिएंट था, इधर हमने 1 निकाल दिया, दूसरा उधर निकाल दिया, आंसर दिखा दिया, क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? क्या कहता है क्वेश्चन? किसी वैद्युत अपघटन कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, से होकर वैद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? भाई जान लो, इलेक्ट्रिसिटी है तो चार्ज होगा। चार्ज में 2 ही होता है, या तो कैटायन होता है नहीं तो एनायन होता है। ना समझ में आए तो इलेक्ट्रोस्टेट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और बिल्कुल जो स्टार्ट होगा कल तुम लोग देखेगा, ये लेक्चर आपका आएगा तो उसके साथ उसी दिन आपको इलेक्ट्रोस्टेट का भी एक बहुत इमेजिनेशन टाइप का लेक्चर आपको दिया जाएगा और बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आपको करंट भी दौड़ता हुआ दिखाई देगा, रियोस्टेट कैसे काम करता है वो दिखाई देगा, आपका सोलेनॉइड कैसे काम करता है वो दिखाई देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या होता है वो दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं पहले ड्रॉ करके दिखाते थे, अब लाइव दिखाएंगे कि देखो करंट हम जोड़ रहे हैं तार को तो क्या हो रहा है। घर पर बैठे बैठे मोबाइल खोलेगा सब चीज यहां से दिखाई देगा। तो जस्ट वेट करो,
वेट कीजिएगा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो किसके कारण होगा, तो आपको पता होना चाहिए, या तो कैटायन होता है नहीं तो एनायन होता है। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है यहाँ पर एनायन आयंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आयन आपको दो प्रकार का, एक कैटायन और एक एनायन होता है। एनायन आपका निगेटिव आयन होता है, ये क्या होता है, निगेटिव आयन ऋणात्मक होता है। ये आपका पॉजिटिव आयन होता है। ये कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है, तो ये आपका केंद्रित रहता है किसमें, एट सेंटर, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एट सेंटर, या दूसरे शब्दों में नाभिक बोल सकता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिस्टर्ब नहीं होता है, वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में केंद्रित रहता है। तो घूमेगा कौन, चक्कर कौन लगाएगा, तो चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके कारण होगा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण ही ऐसा होगा, अदरवाइज संभव नहीं है। ये तो पिद्दी था, सैनिक था, मर गया, ऐसे ही मर गया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट का, कंसंट्रेशन टर्म का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बुक बाक बुक बाक बुक बाक बुक बाक, यानी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। जल्दी देखो, इसको खत्म करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी इसको कीजिए जब तक हम थोड़ा चार्ज हो ले। चलिए चार्ज हो गए। अब बताइए क्या है, क्या कहता है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम अणु, तो बेटा कहीं ग्राम मोल दिया हुआ है या ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसका मतलब होता है मोल। याद रखिएगा, इसका क्या मतलब होता है, मोल। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इट मीन्स की 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल। याद रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करके दे रहा है, मोल भी दे सकता है। तो कहता है ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है। बेटा 4 ऑप्शन है आपके पास, हम एक एक ऑप्शन को एक एक करके तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है दिया गया भार बटा कौन सा भार, मोलर भार होता है। कौन सा भार, मोलर भार होता है। मोलर भार होता है यानी मोलर वेट। यानी कहने का मतलब क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट, केमिस्ट्री में वेट और मास में अंतर नहीं होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन मोलरिटी है। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोलों का संख्या। विलय के मोलों का संख्या बट्टा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, यानी विलियन का क्या हो जाएगा, विलियन का वॉल्यूम हो जाएगा किस में, लीटर में। तो यही आपका मोलरिटी होता है। क्वेश्चन भी पूछ रहा था किसी विलियन में 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, यानी ग्राम अणु मीन्स क्या, मोल का संख्या। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं, उसका कैलकुलेशन किस में करते हैं, मोलरिटी में कहते हैं, जिसको मोलरता बोलते हैं। ये ऑप्शन तो आपका आ गया। चलिए बेटा सही बात है, ऑप्शन तो आ गया, लेकिन इसमें और कुछ दिया हुआ है। मोलरिटी क्या होता है, जरा इसको जान लो। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल एम से इसको सूचित किया जाता है। मोलरिटी को किससे सूचित करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से करते हैं। मोलरिटी का कहानी बता रहे हैं। स्मॉल एम बराबर क्या होता है, स्मॉल एम बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्यूशन, यानी प्रेजेंट इन मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलैलिटी का मतलब होता है मोललता। मोललता क्या कहता है कि विलय के मोलों की संख्या जो 1 केजी विलायक में उपस्थित है। विलय के वह मोलों की संख्या जो 1 केजी विलायक में उपस्थित है, वही आपको मोलरता कहलाता है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब कहता है नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी क्या, तुल्यांकी भार जो होता है, ग्राम तुल्यांकी भार का संख्या। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तो मॉलिकुलर वेट या गिवन वेट जो आप कहता है, या मॉलिकुलर वेट बट्टा वैलेंसी फैक्टर और बटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में,
लीटर में। तो ये 4 ऑप्शन था, हमने चारों को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो याद रखिएगा कि ये 4 चीज आपको इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, हमने सबको एक एक करके तोड़ दिया है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें अगर कुछ भी दे सकता था, अगर मान लो 1 लीटर दिया, सही बात है, यहां पर बेटा ग्राम मॉलिक्यूल्स के जगह पर, ग्राम मॉलिक्यूल्स के जगह पर आपको अगर दे देता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे देता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर क्वेश्चन में दे देता, तब आप क्या करते, ग्राम इक्विवेलेंट वेट देता, तब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, तो डी ऑप्शन सही हो जाता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले सैनिक जो हमारे पास आए हैं वो है 254 ग्राम तांबे यानी कॉपर को ऑक्सीजन गैस के में कसकर गर्म करने से बने कॉपर ऑक्साइड्स की मात्रा होगी, कॉपर ऑक्साइड्स की मात्रा होगी। बिल्कुल बेटा, पहला सैनिक जो था ना उसी का चट्टा बट्टा होगा, उसी के परिवार से ये बिलोंग्स करता होगा। हमने बोला है उसी के परिवार से जुड़ा हुआ, वैसा ही कुछ कह रहा है, यानी कहता है ना कि बेटा सनकल है, इसका मतलब बापू सनकल ले रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। रे भाई, संस्कार कहाँ से आता है, माँ बाप से मिलता है। संस्कार कहाँ से मिलता है, माँ बाप से मिलता है। तो जिसके गार्जियन अच्छे होंगे, जिसका टीचर अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छा होगा, तो उसके संस्कार भी क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो CuO का फॉर्मेशन होता है। कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, CuO बनाएगा। हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में, इस फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए ऐसा हमको करना पड़ा। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, कॉपर का मास बेटा दे दिया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे 63.5 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का 1 दिया है। अब हाइड्रोजन काहे दे दिया है भगवान जाने, अब यूज तो इसमें है नहीं। चलिए देखते हैं क्या है, अगर होगा तो आगे देखेंगे। अब कहता है कि कितना ग्राम, तो कॉपर, अब इसका स्टोइचियोमेट्री का कॉफिशिएंट लगाइए, इससे पता चलेगा कि ये कितना मोल है, तो 2 मोल है। कितना मोल है, 2 मोल। यहाँ कुछ नहीं है तो ये कितना मोल है, 1 मोल है। ठीक है, और ये कितना मोल हो गया, तो 2 मोल हो गया। पता क्या चला यहाँ से कि 2 मोल कॉपर 1 मोल ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बना लेता है, 2 मोल कॉपर ऑक्साइड बनाता है। 2 मोल कॉपर 1 मोल ऑक्सीजन से मिलता है तो 2 मोल क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जैसा ये रिएक्शन कर रहा है। 1 मोल कॉपर का मास कितना दिया हुआ है, 63.5, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, तो इतना को 2 से गुना कर दो, तो 63 को 2 से गुना करेगा तो यह आ जाएगा 127 ग्राम। 127 ग्राम कॉपर जो है रिएक्ट करता है तो कितना कॉपर ऑक्साइड देगा, तो यहाँ 2 रख दो और यहाँ 63.5 ले लो और ऑक्सीजन का 16 ले लो, तो इसको गुना भाग कर दो तो 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 आ जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। 159 ग्राम, कितना, 159 ग्राम। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 254 ग्राम। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि 127 ग्राम आपका कॉपर कितना CuO को देता है, तो 159 ग्राम, 159 ग्राम किसको देता है, CuO को देता है। किसको देता है, 159 ग्राम CuO को देता है। 159 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को देने का काम करता है, ये यहाँ से पता चला। तो कितना ग्राम कॉपर को लिया गया है, 254, तो 1 ग्राम कॉपर जो है वो कितना देगा, तो 159/127 देगा। और कितना है, 254 ग्राम जो है वो आपका कॉपर लिया जाएगा, तो कितना कॉपर ऑक्साइड देगा, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था। 127 इंटू कितना हो जाएगा, 254 ग्राम, इतना ग्राम CuO को देने का काम करेगा। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए, काटना शुरू कीजिए, काटिएगा, कितना से कटेगा, कटने उठने वाला है या नहीं है यार, हाँ ये तो 2 बार में कट जाएगा, डायरेक्ट 2 बार में कट गया। 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18, यानी 318 ग्राम क्या बनेगा, तो 254 ग्राम 254 ग्राम कॉपर कितना, 318 ग्राम किसको देगा, तो 318 ग्राम किसको देगा, 318 ग्राम किसको देगा,
कॉपर ऑक्साइड को देगा। किसको देगा? कॉपर ऑक्साइड को देगा। समझ में आ गया? बहुत ही बेहतरीन। और उसी का चट्टा बटा, इसको पता ही नहीं था कि इसके जो रिलेटिव है, इसके जो चच्चा उच्चा थे, मामू उमू, जो इसके खानदान का था, जिसका गुण इसमें था, उसको पहले ही परास्त कर दिया जा चुका है। अब मान लो पहले से किसी से युद्ध चल रहा है, बार बार हार रहा है, लेकिन नया जनरेशन वाला फिर भी उफना रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, पूरे स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। अब कहता है कि निम्न में से कौन सुपर फास्फोरस उर्वरक कहा जाता है? तो सुपर फास्फोरस उर्वरक क्या होता है? तो एक ऐसा उर्वरक जिसमें सल्फर का अमाउंट, बेटा ध्यान से सुनेगा, यही क्वेश्चन आ जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रिपीट करता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो अभी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन का हम मॉडल पेपर का सीरीज चला रहे हैं। एक भी लेक्चर बीट नहीं कीजिएगा, उम्मीद कीजिएगा 10 से 15 लेक्चर अगर पढ़ा देंगे तो 30 से 40% क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाएगा। और पहले का तो इतना पढ़ा दिए कि तुम लोग पॉलिटेक्निक का जो पहले का भी होगा 10 साल का, वैसा भी क्वेश्चन पूछे तो भी ये तुम लोग उड़ा सकते हो उसको। तो सल्फर बेटा उसमें 11% पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस जो उसमें पाया जाता है वो आपको कितना पाया जाता है? तो फॉस्फोरस जो पाया जाएगा वो आपको कितना पाया जाएगा? तो फॉस्फोरस जो होगा वो आपको कितना पाया जाएगा? तो फॉस्फोरस आपका 16% पाया जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो इस्तेमाल यानी कौन सा है? सुपर फॉस्फेट जो होता है, उर्वरक होता है। उर्वरक किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजर को बोलते हैं। फर्टिलाइजर को उर्वरक कहा जाता है। और उर्वरक का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो हम लोग खाद उद के रूप में, खाद खल्ली के रूप में, यानी फसल में छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से आपको जो दलहन पौधा होता है, यानी गेहूं का दाल, मूंग का दाल, मसूर का दाल, अरहर का दाल, उड़द का दाल, ये जितना भी दाल होता है, चना का दाल, ठीक है, तो ये जितने भी दलहन पौधे होते हैं तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? सुपर फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग जबरदस्त किसान बनेगा। केमिस्ट्री है बाबू, इसमें बायोलॉजी भी है, मैथ भी है, और बाद बाकी मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री तो है ही, यानी हिस्ट्री इतिहास भी है, यानी सब विषय इसमें मिला जुला फेटल फाटल संगम है। किसमें? केमिस्ट्री में। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो दलहन में इस्तेमाल करेंगे। और दलहन के साथ किसमें इस्तेमाल करते हैं? तेलहन में भी इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं? तेलहन में करते हैं। तो तेलहन में क्या? कड़ुआ तेल, नाम जानता है ना, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहा जाता है, सरसों का तेल। सरसों का तेल आता है, बहुत सारे जो तेल और भी आते हैं, बादाम के तेल, ये तेल, वो तेल। तो जितने भी दलहन फसल होते हैं और जितने भी तेलहन फसल होता है, तेलहन फसल जिससे तेल निकलता हो और दलहन फसल जिससे दाल निकलता हो, तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सुपर फास्फोरस उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। ये होता कौन है? तो कैल्शियम CaH2PO4 होल ट्वाइस आपका क्या होता है? सुपर फास्फोरस उर्वरक माना जाता है। नेक्स्ट, आगे का सैनिक क्या कहता है कि निम्नलिखित में संतुलित समीकरण कौन सा है? बेटा क्वेश्चन कोई भी हो, संतुलित करना आपको आना चाहिए। तो संतुलित करेंगे कैसे? तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका कितना नाइट्रोजन है? तो एक तरफ लिख दीजिएगा नाइट्रोजन और एक तरफ लिख दीजिएगा क्या? एक तरफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दो ही एलिमेंट है, तो ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिख के एक तरफ लिख दीजिएगा LHS यानी रिएक्टेंट्स, और एक तरफ लिख दीजिएगा RH। अब दोनों को क्या कीजिएगा? बैलेंस कीजिएगा, जैसे हम करके सिखाते हैं आप वैसे ही देखिएगा। नाइट्रोजन LHS साइड कितना है? 2 ठो, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। हाँ, RH साइड कितना है? 2 ठो, तो क्या लिखेंगे? 2। हाइड्रोजन इधर कितना है? तो 2 LHS साइड, RH साइड 2 तिहाई 6, कितना है? 6। अब टोटल ये हो गया 4, ये टोटल कितना हो गया? 8। 4 8 के बराबर होगा? नहीं होगा, यानी ये बैलेंस नहीं है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से तराजू के डंटी पर, तराजू के डंटी यानी बैलेंस, जो बीम बैलेंस होता है आपका, तराजू के डंटी पर 5 किलो इधर चढ़ाएगा, 2.5 किलो उधर चढ़ाएगा, तो तराजू का डंटी कहियो सीधा रहेगा? नहीं, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। हाइड्रोजन इधर 8 गो है और हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 गो है, तो बराबर होगा? नहीं ना होगा। अब देखिए इसमें भी वही कहानी करेंगे। क्या है? कौन कौन एलिमेंट है? तो आपका पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ऐसे ले लेंगे जैसे हम ले रहे हैं। इधर आप एलिमेंट लिख दीजिएगा, तत्व लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे सिखाते हैं बिल्कुल वैसे सीख लीजिए। आएगा आपको एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का जरूर पूछेगा, और वहाँ पर हम नहीं होंगे ऐसे सिखाने के लिए, आपको करना होगा। बस मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? यही साथ जाएगा, याद रखेगा।
पोटेशियम क्या गो है, तो एक ठो है, तो इधर एक लिखेंगे। उसके बाद आपका पोटेशियम के बाद इधर देखिएगा क्लोरीन, इधर पोटेशियम कितना है, एक, तो एक सही है। इधर क्लोरीन एक है, इधर भी 1 है, तो क्लोरीन भी एक ठो, क्लोरीन भी एक ठो। ऑक्सीजन इधर 3 गो है, इधर 2 गो है। अब जोड़ दो इसको, तो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4, ये भी नहीं होगा, 5 4 बराबर नहीं है। तीसरा वाला का देखिएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 है। LHS RHS साइड दोनों तरफ ले लीजिएगा और दोनों को देखिएगा। हम क्वेश्चन मिनटों में भी बता सकते हैं, लेकिन बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है, सिखाना है। बताना तो एक बहाना है, सिखा के जाना यही तो क्या है, यही हमारा मकसद है। देखिएगा गौर से। अब LHS जो आपका दिया गया है, तो कार्बन कितना है, एक ठो, इधर कार्बन है एक ठो, बिल्कुल सही बात है, 1 1 डाल दिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी सही है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 2 4, और ऑक्सीजन इधर 2 ठो और इधर 2 ठो, कितना 4 4। अब गौर से देखो, इधर भी 9 और इधर भी 9, यानी ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। आ गया चौथा वाले को, काहे छोड़े, इसको मन में दुख नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी को दुख पहुंचाने वाले में से नहीं है, बहुत ही शरीफ किस्म के लोग हैं, ठीक है, जो शराफत से जीते हैं, खुद भी जीते हैं और दूसरे को भी जीने देते हैं। तो चलिए, इसको भी शर्म नहीं होना चाहिए। नियोन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तीनों को ले लिए। एक तरफ LHS साइड ले लीजिए और एक तरफ क्या कीजिए, RHS साइड ले लीजिए। हमने ले लिया LHS RHS को, ठीक है। यहाँ पर आपका NaOH दिया हुआ है ऐसे करके। ये आपका क्या है, नियोन है। क्वेश्चन में लगता है गलती सलती दे दिया है क्या, क्वेश्चन लगता है गलती सलती दे दिया है, छोड़ो इसको, हटाओ, ये क्वेश्चन पोस्टपोन करो। चलो, अल्टर लिखा हुआ है, इधर सोडियम लिखा हुआ है, NaOH था, Na तो रिएक्शन करेगा नहीं, यहाँ Na होना चाहिए, Na के साथ O भी होगा। अकेले सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए, जो काम था वो तो कर लिए। अब क्या कहता है, यूरेनियम 238 और 92, यानी यहाँ लिख दो यूरेनियम 238 और एटॉमिक नंबर 92। पूछ क्या रहा है इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या। तो बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, परमाणु संख्या जो होगा ना, वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपका परमाणु संख्या ही प्रोटॉन का संख्या होता है, जो आपको क्वेश्चन में 92 दिया हुआ है। एटॉमिक मास नंबर जो होगा, परमाणु भार संख्या जिसको कहा जाता है, वो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक मास नंबर, परमाणु भार संख्या कितना दिया हुआ है, 238 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 92। तो यहाँ से न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, 238 माइनस 92, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6146 है। ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है। 92 गो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितना है, 146 न्यूट्रॉन है। कितना न्यूट्रॉन है, तो पहले क्या पूछ रहा था भाई, यूरेनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या। तो पहले प्रोटॉन 92 आया और न्यूट्रॉन कितना आ गया, 146 आ गया, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया, क्रमशः है। तो प्रोटॉन बेटा 92, यहाँ ऑप्शन उल्टा भी लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये न्यूट्रॉन यहाँ होता, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्रमशः इंग्लिश वाले याद रखिएगा, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमबद्ध तरीका से, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमबद्ध तरीका से। तो प्रोटॉन का संख्या कितना आ गया, तो प्रोटॉन का संख्या 92 आ गया, और न्यूट्रॉन का संख्या कितना आ गया, तो न्यूट्रॉन का संख्या 146 आ गया, ठीक है। तो प्रोटॉन का 92, न्यूट्रॉन का 146। यहाँ पर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अगर यहाँ न्यूट्रॉन होता, यहाँ प्रोटॉन होता, तो सी ऑप्शन हमारा सही होता। तो याद रखिएगा, ये सब मिस्टेक परीक्षा में नहीं करेगा। महाभारत का ये रणभूमि क्षेत्र है, इस रणभूमि क्षेत्र में ये कुछ नहीं सोचना है। जब आप जाइएगा, कोई टीचर आप कहीं सीखते भी हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी करते हैं, सैनिक के ट्रेनिंग में जाते हैं, डिफेंस के ट्रेनिंग में आप जाते हैं, तो वहाँ ये सिखाया जाता है कि सामने वाला आपका क्या है, दुश्मन है। जैसे अर्जुन तीर उठा के नहीं मार रहा था भीष्म पितामह को, ये कौन है, तो ये मेरा भाई है, ये हमारे गुरु है, ये हमारे ताऊश्री है, ये हमारे भाऊश्री है। तो भगवान कृष्ण को क्षेत्र बोले कि वो सब घर पर थे। वो कहाँ थे, घर पर थे। रणभूमि में कोई किसी का नहीं है, उठाओ और तीरा मारो। सामने वाला क्या है, कुछ नहीं है, ये सब माया का जाल है। तो बिल्कुल तैयार होकर आना है आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होगा। तो विद्युत धनात्मक बेटा जो धनात्मक होता है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा
क्या होते हैं धनात्मक, यानी आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटेलिक बिहेवियर और पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं। और इसमें आपका एक ग्रुप होता है 1A और दूसरा ग्रुप होता है 2A। 1A में एलिमेंट जो पाया जाता है वो आपका हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रूबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांसीसियम होता है। ठीक है। 2A में जो ग्रुप होता है बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम ये होता है। अब आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक तो 1A ग्रुप होता है 2A ग्रुप के कंपेरिजन में। तो 2A ग्रुप के कंपेरिजन में 1A है और एलिमेंट भी आपका सारा का सारा 1A का दिया गया है। टोटल का टोटल 1A ग्रुप का एलिमेंट है, टोटल 1A ग्रुप का एलिमेंट है। ये भी आपका 1A ग्रुप का एलिमेंट है तो काफ़ी टफ होगा बताना, लेकिन आप अगर जानते होंगे तो बता सकते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो अभी केवल नहीं बताइएगा, लेकिन आज के बाद ज़िंदगी में कभी कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। जैसे A ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका पॉजिटिविटी जो होता है, यानी इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी जो होगा, पॉजिटिविटी वो आपका इंक्रीज करता है ग्रुप में नीचे जाने के बाद। तो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम और पोटेशियम से ज़्यादा रूबिडियम होगा। ठीक है। रूबिडियम यानी Rb। ठीक है। तो आपका कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इलेक्ट्रो वैद्युत धनात्मक सबसे ज़्यादा कौन हो गया? तो रूबिडियम हो गया। समझ में आ गया? ये भी आपका बेहतरीन सैनिक था, थोड़ा सा अटपटा था, थोड़ा सा छटपटा था, लेकिन इसको भी आराम आराम से क्या किए, हौले 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 मार दिए। यानी स्वीट पॉइजन, जहर खिला खिला के मारे, लाठी सोटा और सल्फर नहीं खिलाए, क्या किए? स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन मतलब क्या? जो खाने में मीठा लगे और धीरे धीरे हमको मारते रहे। जैसे तुम्हारा क्या हो गया स्वीट पॉइजन में? शराब हो गया, क्या हो गया? चॉकलेट हो गया, क्या हो गया? डब्बा बंद सामान सब हो गया। तो ये सारे स्वीट पॉइजन आप खाइएगा, धीरे धीरे आपको दांत को गलाएगा। दांत जब गल जाएगा तो खाना खाने में नहीं बनेगा, खाना खाने में नहीं बनेगा तो शरीर कमजोर होगा, अंदर हड्डी को गलाएगा, ये बीमारी वो बीमारी। तो इसको स्वीट पॉइजन बोलते हैं। धीरे धीरे मारता है, क्या करता है? धीरे धीरे मारता है। तो तुम लोग भी धीरे धीरे मारने का काम नहीं करेगा, मारेगा तो ऑन द स्पॉट मारेगा, वहाँ जाके धीरे धीरे सोचेगा चलो इस बार क्या है 90 को क्वेश्चन है तो 10 को मार देते हैं, अगले बार क्या करेंगे 10 को मार देंगे, करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगा। एक के बार मारेगा 90 को क्वेश्चन आएगा या 100 क्वेश्चन आएगा तो सीधा 90+ लेके जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है कि निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिक न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग से होता है। किसके बम्बार्डिंग से होता है? जब उस पर न्यूट्रॉन का अटैक करवाया जाता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, कई एक बार इस रिएक्शन को दिखाए हैं, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर में आपका जो केमिस्ट्री का आया था उसमें भी हमने इसका चर्चा किया था। जो बच्चा देखा होगा ऑलरेडी पता होगा। ये बताने योग्य क्वेश्चन है बेटा। थ्योरी से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना लेगा। न्यूमेरिकल, हालांकि हम सब टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, हमारे इस पूरे सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आज बोल रहा हूँ, ये आपका अपलोडेड वीडियो रहेगा, देख लीजिएगा किस डेट में सर कहाँ क्या बोले थे। आपका जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो याद रखिएगा, मैं यहाँ दिखाते हुए भी नजर आऊँगा कि देखो बेटा ये फलान नंबर सेट के फलान नंबर लेक्चर, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ये महाभारत सीरीज का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये चैप्टर पढ़ाए थे उसका क्वेश्चन है। क्योंकि अभी तक आपको 60+ लेक्चर हम आपको केवल पॉलिटेक्निक का डिलीवर कर चुके हैं और प्रत्येक लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 घंटा के करीब का होता है। तो 60 से 70 घंटा में बेटा 15 से 20 को चैप्टर निकल जाता है। यहाँ 15 से 20 को चैप्टर की बात करते हो, तुम्हारा जो एक एक लाइन है, एक एक पेज का पन्ना है, वो मेरे लिए 10 मिनट का खेल है। तो हम बहुत कुछ डिलीवर कर चुके हैं। तो याद रखिएगा थियोरटिकल कॉन्सेप्ट पर भी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या कहता है, लोहा के निष्कर्षण में निम्न यौगिक धातु मल बनाता है। तो लोहा का निष्कर्षण होगा तो उसमें जो धातु बल बनेगा वो किसका बनेगा? तो सिलिका ऑक्साइड का बनेगा। सिलिका बेटा बालू होता है। सिलिका मतलब क्या? सिलिकॉन जो आपका बालू होता है, नदी तालाब में पाया जाता है, वही धातुमल के रूप में तैयार होता है जब हम लोग किसको निकालते हैं? हेमेटाइट से आयरन ओर को प्राप्त करते हैं। तब इतना पढ़ने के बाद ये चीज़ तो बनता है, बिल्कुल बनता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ देम
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये इस लेक्चर को जो आप देख रहे हैं तो बार बार हम आपको इंटरवल देते रहते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये महाभारत का एपिसोड चल रहा है। आप थोड़ा बैठ ले, सुस्ता ले, इत्मीनान कर ले कि आगे क्या होना है, आगे कैसे क्या करेंगे। अभी तक तो सर ने ऐसा कुछ बताया है, अब आगे इनका क्या प्लानिंग होगा, बार बार क्यों बीच में इंटरवल देते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप भी इंटरवल कीजिए, चाय पानी पीजिए, हम भी चाय पानी पी लेते हैं। चलिए, समझ में आया? चलिए, टी ब्रेक खत्म, टी ब्रेक खत्म। अगला क्वेश्चन आगे भी तैयार है। क्या कहता है? यह एक अयस्क जो विस्थापन लिख दिया है, यहाँ निस्तापन होगा। क्या होगा? निस्तापन यानी कैल्सिनेशन, या मर्जन यानी रोस्टन, इसको जारन भी बोलते हैं, मर्जन द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता। तो बेटा कैल्सिनेशन भी हम आप लोग को बता चुके हैं, एग्जामिनेशन का पीरियड है, एक बार और समझा देते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है। देखिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों एक ऐसा प्रोसेस होता है, यानी जारन विधि, जारन कहते हैं निस्थापन, और जारन विधि एक ऐसा विधि होता है कि दोनों विधि में हम लोग करते क्या है, तो दोनों विधि से हम एक ही चीज़ प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, क्या प्राप्त करते हैं? तो मेटल ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड को दोनों विधि से प्राप्त किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि दोनों ओर को पोरस बनाता है। ओर को क्या बनाता है? पोरस बनाता है, यानी छिद्रयुक्त बनाता है। अयस्क को क्या बना देता है? दोनों का काम होता है कि अयस्क को छिद्रयुक्त बना देता है। क्या बना देता है? छिद्रयुक्त बना देता है। छिद्रयुक्त कैसे बना देता है? तो तुम लोग जानता होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखा है, भौरा का छत्ता देखा है। भौरा का छत्ता देखेगा और छत्ता में से सब मध को गाड़ के निकाल देगा, जो भौरा का बेस्ट पॉइंट होता है, और जब उसको छोड़ेगा तो अपने वो फैल जाएगा। ठीक है, और उसमें जगह जगह छिद्रयुक्त होल दिखाई देगा, जैसे तुम्हारा तोशक गद्दा भरा के आता है ना, तो वहाँ क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। हम पढ़ाएंगे भी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एक सतह मात्र की क्रिया होती है जो सतह पर ही रह जाता है, एक ऐसा क्रिया होता है जो अंदर तक चला जाता है कोई भी चीज़। तोशक उसक गद्दा में बालू उलू या कण धूल मिट्टी कण कहाँ अंदर तक चला जाता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। आप बस के सीट पर जाइएगा बैठने के लिए, ऐसे हाथ मारिएगा तो पट से ऐसे साफ कर दीजिएगा, गमछा से मारिएगा हाथ तो पट से पूरा पर गंदा बैठ जाएगा। फिर क्या कीजिएगा? गमछा से साफ कर दीजिएगा, फिर मारिएगा हाथ, मारते मारते खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगा, उसका गंदा नहीं खत्म होगा। क्योंकि इतना लोग उस पे आके गंदा करके गए हैं कि बड़ी मुश्किल होता है साफ करना। तो यहाँ पर भी इसका काम क्या होता है कि ये ओर को छिद्रयुक्त बनाता है। ये दो पर्पस आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। इसमें करते क्या है तो देखिएगा, जो भी ओर आप लेते हैं उस ओर को गर्म करते हैं, अयस्क को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कहाँ तक गर्म करते हैं? तो बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट यानी उसका जो पिघलन बिंदु होता है, जिस पर अयस्क पिघल न जाए, उसके पिघलन बिंदु के नीचे, यानी जैसे वाटर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू करता है, 0 से जैसे ही बढ़ेगा तो पिघलना शुरू कर देता है। बर्फ़ फ्रिज से निकालता है, पिघलने लगता है ना, बर्फ़ वाला से बर्फ़ खरीदता है, पिघलने लगता है, आइसक्रीम वाला से आइसक्रीम खरीदता है, पिघलने लगता है ना। तो कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ओर को लेंगे और उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो रोस्टेड और कैल्साइंड ओर प्राप्त होगा। वो किस फॉर्म में? तो आपको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में और छिद्रयुक्त हो जाएगा। क्योंकि गर्म करने के बाद जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो जल का अणु होगा, वो टोटल जल का अणु वहाँ से क्या हो जाएगा? वेपोराइज करके वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और आपके पास बचेगा धातु का ऑक्साइड। और कहता है कि दोनों में से कोई काम नहीं करता है। किस में नहीं काम करता है? तो याद करो, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने फ्लोरीन के विषय में बताया था कि बेटा डी ऑर्बिटल उसमें नहीं पाया जाता है, बहुत ही डेंजरस एलिमेंट होता है, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है, किसी का बात सुनता नहीं है, बहुत ही जिद्दी होता है, उसको समझाने से नहीं समझता है, लगता है पूरा मेंटल एलिमेंट होता है। कौन? फ्लोरीन। याद करो, इसमें भी दिया हुआ है, यानी कैल्शियम फ्लोराइड। ये दोनों में से किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि निम्न में कौन एक उदासीन ऑक्साइड्स है? उदासीन किसको कहा जाता है? तो न्यूट्रल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूट्रल को कहा जाता है। तो जिसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों समान होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें से कौन उदासीन है? तो N2O आपका उदासीन ऑक्साइड्स है। कैसा ऑक्साइड्स है? आपको उदासीन ऑक्साइड्स आपका
N2O आपका उदासीन ऑक्साइड्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उदासीन ऑक्साइड्स आपका N2O आपका दिया हुआ है। अब कहता है कि यह धातु कांसे यानी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को कांसे कहा जाता है। कांचे में उच्च मात्रा में नहीं होता है, उच्च मात्रा में होती है। अब देखिए जो ब्रॉन्ज होता है बेटा, ब्रॉन्ज, उसमें 2 गो मेटल पाया जाता है। ब्रॉन्ज का अंगूठी पहनता है, तुम लोग देखा होगा। तो इसमें मुख्य रूप से 2 मेटल पाए जाते हैं। एक आपके कॉपर पाए जाते हैं, दूसरा आपके क्या पाए जाते हैं? टीन पाया जाता है, Sn। तो कॉपर का मात्रा 88% होता है और इसका मात्रा कितना होगा? 12% होगा। अब आपको अगर ये क्वेश्चन पूछता कि ब्रॉन्ज में धातु पाया जाता है, ब्रॉन्ज में धातु पाया जाता है, ये उच्च मात्रा को क्या करता? काट देता। उच्च मात्रा अगर नहीं देता तब आप किसको टिक करते? कॉपर को भी टिक करते और Sn को भी टिक करते, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको कहता है उच्च मात्रा में कौन पाया जाता है, तब आपका कॉपर सही हो जाएगा, Sn गलत हो जाएगा। और इसी में देता कि ब्रॉन्ज में निम्न मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, कम मात्रा में, तो कॉपर को काट देते, टीन को सही कर देते। तो 3 क्वेश्चन याद रखेगा, एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं कि डॉक्टर भी बेचारा कभी शर्मा जाएगा देख के इस लेक्चर को कि हम भी इतना चीर फाड़ नहीं करते हैं कोई बीमारी में इतना पैसा लेने के बाद, इस शारदा वाले फ्री में इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी मानसिकता होता है, लेकिन मैं आपको जो करके दिखा रहा हूँ उसको आप ऑब्टेन कीजिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? इस यौगिक के पारदर्शी क्रिस्टल वायु में रखने पर श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। ये बताने की क्वेश्चन है, ये हम केमिकल रिएक्शन करके दिखवाए हैं कि ये टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट ये यहाँ पर होगा 10H2O, ठीक है। यहाँ से 10H2O बाहर निकल जाएगा, फिर इसको तोड़ दीजिएगा तो Na आपका आ जाएगा, NaCO2 यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, आपका Na का टर्म आएगा और यहाँ से जो एक कंपाउंड बन के आएगा वो व्हाइट प्रिसिपिटेट को देगा। तो पारदर्शी क्रिस्टल वायु में रखने पर श्वेत हो जाता है। पारदर्शी क्रिस्टल वायु में रखिएगा तो ये उजला रंग का प्रिसिपिटेट बना लेता है केमिकल रिएक्शन करके। हमने इससे पहले लेक्चर में इसको तोड़ के बता दिया है, तो ये तो पहले ही मरा हुआ है, पहले ही मार चुके हैं, सुइया वुइया दिए हुए हैं, अपने मर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ CaSO4 ½ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? जिप्सम बन जाता है। याद रखिएगा क्या बन जाता है? सीधा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीधा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कहानी हो चुका है, तुम लोग खूब खाता होगा। अंडा खाओ ठंडा रहो, अंडा खाओ ठंडा रहो, नहीं अंडा खाओ ठंडा रहो कि अंडा खाओ गर्म रहो। अंडा खाओ ठंडा रहो, इसका मतलब गर्मी में खूब अंडा खाता है लोग। अंडा खाओ और गर्म रहो, इसीलिए ठंडा में खूब अंडा खाते हैं। इसलिए क्या करते हैं? ठंडा में खूब अंडा खाते हैं। तो क्या कहता है कि अंडा और लहसुन, अंडा और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो अंडा और लहसुन में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो सल्फर पाया जाता है। कौन सा तत्व? सल्फर आपको अंडा और ठंडा के अंडा और लहसुन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि ब्यूटेन के समावयवों की संख्या है, ये गलती लिखा है, समावयवों की संख्या है आइसोमर्स जिसको बोलते हैं, आइसोमर्स। हमने आइसोमर को भी खूब पढ़ाया, याद होगा आप, कोई टॉपिक ही ऐसा नहीं लगता है जो हम आपको नहीं पढ़ाएं। आइसोमर्स किसको कहा जाता है? तो समावयव किसको कहा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो समावयव उसको बोलेंगे जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा? समान होगा, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, यानी आपके रासायनिक सूत्र जो होंगे वो बिल्कुल समान होंगे। रासायनिक सूत्र क्या होंगे? समान होंगे। चेंज क्या कर जाएगा? तो इसका स्ट्रक्चर चेंज करेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा, यानी इसके संरचना क्या होंगे? भिन्न होंगे। जिसका संरचना भिन्न हो और रासायनिक सूत्र समान हो, समझ जाइएगा वो क्या दिया हुआ है? समावयव दिया हुआ है। जैसे आपके सामने ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, तो C4H2 गुने n के बराबर, इनके जगह पर 4 है ना, तो क्या हो जाएगा? C4 आपके बाद H क्या हो जाएगा? 2 गुने 4 प्लस 2, यानी क्या? C4H10 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर खींचेगा तो क्या आ जाएगा? CH2 CH CH3 CH2 CH2 और
CH3, इसका स्ट्रक्चर CH3, इसका स्ट्रक्चर खींचेगा तो ये आ जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एगो तो ये हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकता है तुम लोग CH, ऐसे लिख सकता है CH3 और ऐसे लिख सकता है CH3 और यहाँ पर CH, दूसरा ये आएगा। तीसरा और कोई कहानी नहीं है, या तो ये बनाओ नहीं तो ये बनाओ। इसका भी स्ट्रक्चर लिखिएगा तो ऐसे करके खींच दीजिए, वो इधर निकाल दीजिए। तो दोनों का स्ट्रक्चर, तो दो ही स्ट्रक्चर, कार्बन कितना, तो 3 3 6 4 10, 3 3 9 1 10 हो गया। तो इसके समावयव कितना होते हैं, तो इसका भी केमिकल फार्मूला आपका C4H10 ही आएगा, और इसका जो केमिकल फार्मूला होगा ये भी आपका C4H10 ही आएगा। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम हो गया, स्ट्रक्चर आपके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो कितना समावयव हो गया, तो वही पूछ रहा था कि ब्यूटेन के समावयवों की संख्या है कै गो, तो 2 गो। समावयव कितना हो गया, 2 ठो। समावयव कहते किसको है, तो जिसका रासायनिक सूत्र समान होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखने में किसी और जैसा लगता है और काम किसी और जैसा करता है, ठीक है, होता है ना। तो वैसे ही कुछ तत्व है। आगे देखिए क्या कहता है, C2H2, C2H2 निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखो बेटा C2 है, 2 गो कार्बन 2 गो हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, आई कितना बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड, यानी ये कौन सा ग्रुप है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथाइन हो जाएगा नहीं। और इसमें जो बॉन्ड पाए जाएंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे। कार्बन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ये सब चीज़ नहीं कोई बताता होगा। किसी का भी लेक्चर, किसी का भी एपिसोड निकाल के देख लेना कहीं से, अगर तोड़ के इतना आप लोग को पॉलिटेक्निक में समझा दिया होगा, फिर आप हमको बताइएगा कि सर आप ऐसे ऐसे कह रहे थे। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसको सहसंयोजन बंधन कहते हैं, सहसंयोजन बंधन कहते हैं। कौन सा बंधन कहते हैं, सहसंयोजन बंधन कहते हैं, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड के साथ मिलते हैं, तो ये भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड। तीनों का तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है, और कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंट वाला कोवैलेंट के साथ मिल जाएगा। चोर के साथ चोर को छोड़ दो तो बहुत जल्दी दोस्ती हो जाता है। डकैत के साथ डकैत को, शरीफ के साथ शरीफ को, और शैतान के साथ शैतान को आसानी से दोस्ती हो जाता है। लेकिन किसी शैतान को शरीफ के साथ छोड़ देगा तो कभी उसके बीच में दोस्ती नहीं हो सकता है। बस बशर्ते कि शैतान के डर से शरीफ अपना शराफत दिखाते रहे, घुट घुट के जीते रहे, वो अलग मैटर है, वो तो दैनिक जीवन में होता है, इस जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो कहता है कि किसके साथ अविलय होगा। अविलय कहने का मतलब होता है इनसॉल्युबल, किसमें घुलनशील नहीं होगा, तो घुलनशील बेटा H2O में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक में आपके कोवैलेंट यौगिक नहीं घुलनशील होंगे। समझ में आ गया होगा। पूछ रहा था कि इसमें से किसमें C2H2, तो C2H2 क्या हो गया वो बता दिए। एक ऐसा कंपाउंड है, ये सारे के सारे, ये कार्बन का, ये भी कार्बन का, कार्बन जैसा बॉन्ड बनाया वैसे कंपाउंड मिले हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एक गैस वायु में रखने पर जलने लगी यह गैस। अब देखो गैस है, हवा में रखेगा जलना शुरू कर देगा। गैस है, धातु नहीं है, धातु का हवा में रख देगा रिएक्शन कर लेगा तो बहुत होता है। सोडियम वोडियम को कहाँ रखा जाता है, तेल में बंद करके रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तेल में बंद करके रख देता है कि भाई तेल में बंद रहेगा तो कुछ दिखाई उखाई, दिखाई कहते हैं, दिखाई तो देवे नहीं करेगा भाई, क्या करेगा, आग उग नहीं लगेगा, उसमें रिएक्शन नहीं करेगा, वो सुरक्षित पड़ल रहेगा, ठीक है, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। अब कहता है कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में होता ही है, क्लोरीन गैस है, फॉस्फाइन गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा गैस होगा, फॉस्फाइन गैस होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन गैस है। इस गैस के विषय में हम कुछ बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यह आपका गैस किसका, फास्फोरस का गैस को फॉस्फाइन गैस कहा जाता है। ये बेटा आपका जो गैस होता है ये किसका, फास्फोरस का गैस होता है। इंग्लिश तो हम लिख दिए हैं, हिंदी वाले देखिएगा। फास्फोरस, फास्फोरस का क्या होता है, गैस होता है। फास्फोरस का गैस होता है कौन, फॉस्फाइन गैस आपका फास्फोरस का गैस होता है। नंबर 2 पॉइंट, ये आपका रंगहीन होता है, इसके कोई कलर नहीं होते हैं। ये क्या होगा, रंगहीन होगा। ये आपका प्रतिज्वलनशील होता है, प्रतिज्वलनशील, जैसे पेट्रोल उट्रोल होता है ना, ज्वलनशील पदार्थ, यानी इसमें बहुत तेजी से आग लग जाएगा, प्रतिज्वलनशील पदार्थ होता है। ये आपका क्या होता है कि जहरीला होता है। ये आपका गैस कैसा होगा, जहरीला। कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। महाभारत का युद्ध है, आगे चलेगा युद्ध के मैदान में तो चारों तरफ आंख
चियार के देखना पड़ता है, इसे इसे आंख फैला के सब जगह देखना पड़ता है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो मेरे पास भी 4 गो आंख है, तुमको दिखाई नहीं देता होगा, रहते हैं उधर पीछे, तुम क्या करता है सब बता देंगे। तो टीचर के पास 4 गो आंख होता है, 2 गो आगे पढ़ाने के लिए, 2 गो पीछे देखने के लिए कि शैतान सब कर क्या रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये जहरीला गैस होता है। अब ये आपका स्मेललेस गैस होता है। जब ये शुद्ध गैस लीजिएगा ना, कौन सा गैस, फॉस्फाइन गैस, जब शुद्ध रूप में पाया जाएगा तो इसके पास कोई सुगंध नहीं होता है, सुगंधहीन होता है, सुगंधहीन होता है। जैसे आपका एलपीजी भी सुगंधहीन गैस होता है, लेकिन सुगंधहीन अगर छोड़ दिया जाता, उसमें कोई गैस नहीं मिलाया जाता, तो कितना का घर अभी तक जल के राख हो गया रहता, जिसका कोई भरोसा नहीं। कितने लोग मर गए होते क्योंकि पता ही नहीं चलता। तो उसमें भी मरकेप्टाइन या मार्स गैस को मिला दिया गया है, जो महकता है, बहुत तेजी से उसका स्मेल फैलता है। तो कहता है गैस सिलेंडर लीक कर रहा है, कहीं जरा गौर से देख तो लो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी बेटा क्या किया जाता है, एक सिरका को मिला दिया जाता है, जिसका सुगंध जो होता है बिल्कुल सरल मछली जो होता है, कैसा मछली खाता होगा तो याद रखेगा, सरा के देखेगा, सरल मछली की तरह इसका खुशबू होता है। कैसा होता है, जो सरल मछली होता है वैसा इसका खुशबू होता है। इतना ही नहीं, यह आपको जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। कौन सा, फॉस्फाइन गैस घुलनशील होगा किसमें, जल में आसानी से मिल जाएगा, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। और एक प्रॉपर्टी और भी है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपको माइनस में कितना, माइनस करते हैं 87.60 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पर ये उबलना शुरू कर देता है। ये सब एटॉमिक मास क्या होगा, तो फास्फोरस हाइड्रोजन का जोड़ दीजिएगा मास, आपको पता चल जाएगा कि इसका मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन से हम 5, 7, 8 चीज़ आपको बता दिए कि ये फास्फोरस का गैस होता है, इसके कोई रंग नहीं होते हैं, इसका कोई, ये अति प्रतिज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए आसानी से इसमें आग लग जाता है। केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र इसका pH3 होता है। यह जहरीला गैस होता है, शुद्ध रूप में इसका कोई खुशबू नहीं होता है, कोई भी सुगंध होता ही नहीं है। सिरका को मिला देने पर जरा सरल मछली की तरह महकना शुरू करता है। ये जल में घुलनशील होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। इसका जो मास होगा वो फास्फोरस और 3 गो हाइड्रोजन के मास को जोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, CH3COOH को तोड़िएगा, वैसे हम तोड़ के दिखा देते हैं। जैसे ही इसको तोड़िएगा तो बेटा टूटेगा CH3COO माइनस और H+ में ये टूट जाएगा। और इधर से इसको जब तोड़िएगा तो ये भी आपके 2 पार्ट में टूट जाएंगे। वो दोनों पार्ट हमारा क्या होगा उसको देखिएगा, तो C2H5+ हो जाएगा और OH- हो जाएगा। अब ये प्लस वाला माइनस के पास इससे मिल जाएगा, और इधर जो आपका दिया गया है कौन, ये जो दिया गया है वो आपको इससे मिल जाएगा। बना क्या लिया गौर से देख लो, बना क्या लिया गौर से देख लो, गौर से देख लेगा तो अपने समझ में आ जाएगा। तब यहाँ से क्या बनाया, तो ये मिल के आपका क्या बनाया, CH3COO C2H5 का फॉर्मेशन कर लिया, और ये मिलके किसका निर्माण किया, तो H2O का फॉर्मेशन किया। तो ये H2O हो गया, और ये जो बचा वो क्या हो गया, X हो गया। ये क्या हो गया, X हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा CH3COO C2H5 कौन सा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन हूबहू लगभग 8-10 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हम भी 2-3 बार बता चुके हैं। अब बार बार सेट में आता है, बार बार क्वेश्चन देते हैं, अब उस समय दे देते हैं कि भाई टाइप करके दे दो, ये करके दे दो। अब उसको क्या पता है, जब उसको पते होता तो हमको क्यों टाइप करके देता, वो अपने बैठ के तुमको बताना शुरू नहीं कर देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, किस तत्व का घनत्व अधिक होगा, तो बेटा मास निकाल दो सबका। इसका कितना होगा 16, इसका कितना होता है Hg का 200, अभी ही बताया है, जस्ट अभी चर्चा कर रहे थे। एल्युमिनियम का कितना होता है, तो 27। पोटेशियम का कितना होता है, तो 39.5 या 40 के करीब। अब मास किसका ज़्यादा होता है, डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो डी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मास जिसका ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी होगा, डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है, मरकरी का है, तो टिक कर दो मरकरी को। लेकिन आंख बंद करके टिक नहीं करेगा, आंख खोल के करेगा, जैसे हम खोल खोल के करके दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थक मर नहीं न गया, महाभारत का युद्ध है, आराम आराम से। वहां भी जब थक जाता था तो शंख बजता था,
और शंख बजता था तो समझ जाता था कि अब शाम काल हो गया। अभी का तो दुश्मन ऐसा है रात में शुरुआत ही करता है, रात सुबह से उसको क्या मतलब। लेकिन साय काल जब होता था तो क्या किया जाता था, युद्ध को रोक दिया जाता था। फिर कल जब सूरज निकलता था सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो गया, सूर्यास्त होने वाला रहता था तो युद्ध बंद, और सूर्योदय होने के बाद एक टाइम था तो सूर्योदय होने पर युद्ध शुरू हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि भारी तेल यानी तेल कब भारी होगा, जब उसमें पानी मिला दो। तेल भारी कब होगा, जब उसमें पानी को मिला दो तो तेल तुम्हारा भारी हो जाएगा। कहता है भारी तेल से किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है, तो जल का अपघटन करवा दिया जाता है। यानी क्या करवाया जाता है, जल का अपघटन करवा दिया जाता है। जैसे ही जल अपघटन करवाइएगा तो आपको भारी तेल से क्या प्राप्त हो जाएगा, पेट्रोल आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी वाटर का रिडक्शन करवा देंगे, बाहर कर देंगे। अब कहता है कि निम्न में से कौन बहुलक नहीं है। बहुलक किसको कहा जाता है, हमने पहले भी पढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा। पॉलीमर किसको कहा जाता है, तो बहुत सारे आइसोमर को आपस में मिला देते हैं, बहुत सारे आइसोमर को आपस में मिला देते हैं। यानी बहुलक किसको कहा जाता है, जिसका बहुत सारा लक का साथ देता है। जब बहुत सारे एकलक को आपस में मिला देते हैं तो बहुलक बन जाता है। कैसे, जैसे हम दिखाते हैं, तुम्हारी मम्मी स्वेटर बीनती थी। हाँ सर, अरे वैसे तो स्कूल में जाइएगा तो स्वेटर क्या बीनना है, स्वेटर बीनने वाला मशीन वहाँ बहुत दिखाई देगा, बिना अथी का चलते रहता है, कलम कम अस्तूरा ज़्यादा चलता है, टिक 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 टिक। ये क्या कर रहे हैं मैडम, तो क्या करे, अरे पता नहीं, बच्चा था सोचे क्या करे, बैठ के तो बुन रहे हैं। तो छोटे छोटे धागे को या छोटे छोटे सब्सटेंस को जब बहुत सारे सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं तो एक बड़ा सब्सटेंस बन जाता है, जिसका मास भी बड़ा हो जाता है, शेप साइज भी बड़ा हो जाता है। तो छोटे छोटे धागे को मिलाकर एक बड़ा कपड़ा तैयार कर दिया जाता है, एक एक ईंट को मिलाकर एक बिल्डिंग या महल तैयार कर दिया जाता है। वैसे ही बहुत सारे जो आइसोमर लिख दिए यहाँ पर, बहुत सारे जो मोनोमर होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे जो मोनोमर होंगे वो छोटे छोटे मोनोमर को आपस में क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। तो बहुत सारे एकलक को जब आपस में हम मिलाते हैं, बहुत सारे एकलक को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है, जो हैवी मास का होता है। जैसे आपका नियोप्रीन हो गया, सेलुलोज हो गया। इससे पहले जो लेक्चर हम लाए थे उसमें आपका पॉलीमर का हम 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन करवाए थे, जो बराबर रिपीट करता है। आप उसको जाके देख लीजिएगा। ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस हो गया, उसके बाद पॉलीथीन हो गया, उसके बाद नियोप्रीन हो गया, आइसोप्रीन हो गया, ब्यूना एन हो गया। ठीक है, आपको ये सारे चीज़ का कहानी हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कहता है अधिकांश वायु कहाँ पाया जाता है। तो बेटा देखो, हमारे पृथ्वी का जो सतह है, जो लेवलिंग किया गया, उसको 4 भागों में बांटा गया। एक आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, क्या होता है, एक आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, एक आपका थर्मोस्फीयर होता है। एक कौन सा स्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर होता है, ठीक है, जहाँ हीट ही हीट रहता है। एक आपका मेसोस्फीयर होता है, कौन सा स्फीयर होता है, एक मेसोस्फीयर होता है, और एक आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। आपको पता होना चाहिए कि धरती के अंदर भी बहुत नीचे जाइएगा ना, जैसे मान लो कुआं या ड्रिल किया जाता है, कुआं खना जाता है, कोयला का खादान होता है, तेल का खादान होता है, तो बहुत नीचे भी जाइएगा तो वहाँ एयर का जो कंपोजिशन होगा, हवा की जो उपस्थिति होगी वो बहुत कम होगी। आप बहुत ऊपर भी जाइएगा तो कम जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वही सतह जिस पर हम लोग रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर पर वायु की मात्रा सबसे अधिक होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्तविक विलयन में विलय कणों का आकार है। तो वास्तविक जो हमारा रियल सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, रियल सॉल्यूशन होता है। जैसे नमक पानी को मिला दो तो वैसे सॉल्यूशन कहता है कि वास्तविक विलयन में जो आपका विलय कण होगा, यानी जो कण उसमें घुल मिल जाता है, विलयन में जो सॉल्यूट के फॉर्म में जो कण रहता है, जो सॉल्वेंट के साथ मिल जाता है, उसी को विलय कण कहते हैं। तो उसका आकार क्या होता है, तो बेटा उसका आकार होता है 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर से छोटा, या 10 पे पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर वाला कण जो होगा वो आपको जो वास्तविक विलयन होगा उसमें। वैसे तो मिलाना है तो किसी को मिला सकते हैं, काहे नहीं मिला सकते हैं, लेकिन जो अपने से स्वतः मिल जाए ढंग से, जिसमें कोई परेशानी ना हो, वो आपका कौन हो जाएगा, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से छोटा या फिर बराबर वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि निर्यात में रखा एक श्वेत चूर्ण बाहर लाया गया। ठीक है, निर्यात में रखा गया है एक श्वेत रंग का चूर्ण है पाउडर के फॉर्म में, जिसको बाहर लाया गया, जो कुछ देर बाद नीला हो गया। था क्या? व्हाइट कलर का, बदल किस में गया? नीला कलर में। तो कहता है यौगिक क्या हो सकता है? तो कुछ नहीं हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉपर सल्फेट हो सकता है। ये भी क्वेश्चन हमने करवाया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन लिख के बता दिए थे कि बाहर लाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, उसका ऑक्साइड बना लेगा। जब वो ऑक्साइड बनेगा उसका कलर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन कठोर जल में वित्रो की तरह, वित्रो यानी क्या? क्लीनिंग एजेंट, हाँ आगे तो लिखे हैं, वित्रो की तरह निर्मलता कारक होता है। तो आपको पता होगा, मैंने साबुन के विषय में पढ़ाया था, सर्फ के विषय में भी पढ़ाया था, सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ाए थे। सोप एंड डिटर्जेंट, गर्मी का समय है, खूब साबुन सर्फ का इस्तेमाल होता होगा, खूब होता होगा नहीं? तो सोप दो तरह के, एक सोडियम का सोप होता है जिसमें कार्बन का मात्रा कम से कम 15 या 17, 33 हाइड्रोजन या 35 या 37 हाइड्रोजन लेते हैं। उसके बाद COONA लिखिए या फिर पोटेशियम का सॉल्ट लीजिए। तो महंगा आपको पोटेशियम का होता है जो लिक्विड फॉर्म में साबुन को बनाता है, बहुत जल्दी गल रहा है, इसका मतलब पोटेशियम का साबुन, और रगड़ने से भी नहीं गल रहा है, इसका मतलब सोडियम का साबुन। ठीक है, जिंदगी खत्म हो जाएगा, खूब रगड़ते रहो 5 मिनट हाथ में, तब जाकर कहीं फेनाए तो फेना। और हमने बोला था कि ये जो साबुन है इसको लेके या शैम्पू को लेके आप समुद्र में नहाने के लिए जाइएगा तो समुद्र का जल क्या होता है? समुद्र का जो जल होता है वो हार्ड वाटर होता है, उसमें बहुत सारे लवण पाए जाते हैं। तो ये साबुन आपका समुद्र में काम नहीं करेगा। जब समुद्र में काम ये साबुन नहीं करेगा तो वहाँ कौन काम करेगा? तो उसके लिए डिटर्जेंट सर्फ को लाया गया था, वो सर्फ काम करता है। और कौन सा सर्फ? तो सोडियम डोकेलाइट आपका सल्फेट जो है वो आपका काम करेगा। ये भी कहानी हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे। अब ये क्वेश्चन भी करवाया जा चुका है, CH3CH को HCl के साथ करवाएंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक Cl उधर जुड़ेगा, एक Cl उधर जुड़ेगा, फिर एगो बॉन्ड टूटेगा, एगो Cl उधर जुड़ेगा, एगो इधर जुड़ेगा। ठीक है, तीसरा बॉन्ड नहीं टूट सकता है। तो क्या हो जाएगा? CH2Cl CH2Cl का क्रिया करने पर ये बन जाएगा। और भी एक बार तोड़वा दीजिएगा तो और एक चीज़ बन सकता है, लेकिन वो करना नहीं है। कहता है कि निम्न में से किस पदार्थ में बहुलक श्रृंखलाएं एक दूसरे के क्रॉस लिंक नहीं है? बहुलक श्रृंखला जो है वो आप एक दूसरे से क्रॉस लिंक नहीं है, यानी आपस में उसका कोई क्रॉस बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन और बैकेलाइट, ये तीनों आपका एक ही समुदाय के हैं। ये आपका पॉलीमर जो है वो आपके दूसरे समुदाय का है, तो ये इसके लिंक से बाहर है। अब कहता है किस यौगिक में संतरे का स्वाद हो सकता है? भाई किस यौगिक में संतरा का? तो संतरा क्या होता है? संतरा तुम्हारा खट्टा होता है, खाया है मौसमी, रखेगा मौसमी, बोलेगा संतरा। आप बेचेगा कैसे? तो 100 रुपया में 2 किलो, 100 रुपया में 1.25 किलो, 100 रुपया में कितना किलो? 1.25 किलो ऐसे बेचता है। एक बार लाने गया तो कहता है 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपया, पूरा ढेर लगे लेता। हम कह रहे भाई ऐसा करो तो 300 ले लो, पूरा ढेर हमको दे दो, चल जाओ घर। तो सर 100 रुपया में 1.25 किलो, हम कहे बेहुदा थे कि बगल में तो बेच रहा था 100 रुपया में 1.5 किलो, तुमसे अच्छा क्वालिटी था तो वहीं ले लीजिए। तो हम कहे जा रहे नहीं ना, छोड़िए ना, आइए यहीं ले लीजिए, 100 रुपया में 1.25 किलो, 1.5 किलो दे रहा, हम भी आपको 1.5 किलो देते हैं। हम कहे तुम्हारे यहाँ लेंगे तो 2 किलो लेंगे। तो कहता है सर आइए ले लीजिए, लेकिन 2 किलो नहीं देंगे, 1.25 किलो दे देंगे। होता है ऐसे बिजनेस होते हैं, ये बिहारी बुद्धि और तकनीक है बिजनेस करने का। क्या कहता है कि संतरा कारण तो किसका होगा? एसिड के कारण होगा, दिखाई दे रहा है ऑक्टेनाइट एसिड के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार आपका ये बहुत ही खूबसूरत का महाभारत का ये लेक्चर जो केमिस्ट्री का था, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत खूबसूरत लेक्चर था, जिसका समापन हो गया। आप लोगों ने देखा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है और कैसे कैसे युद्ध में योद्धा एक दूसरे से लड़ते हैं और कैसे परास्त करते हैं, ये सब तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे भी महाभारत का ये लेक्चर आपका आते रहेगा। 24 याद रखना है, परीक्षा का समय है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आपके साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, बार बार हम आपको बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब आप क्या कीजिएगा, शांतिपूर्ण तरीका से इसको रिवाइज करते रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां दिक्कत हो सीधा मोबाइल उठाइए, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरा नंबर
जो आपको दिखाई दे रहा है टिक 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 यहाँ पर चल रहा है। और नया में क्या सब फैसिलिटी शारदा क्लासेज, अब तो आप लोग का एग्जाम का क्या होगा, लास्ट होगा, अंत होने वाला है, तो क्या सब फैसिलिटी सुविधा करवा रही है, कैसे कैसे प्रोवाइड करवाएगा, ये सारा विवरण आपको लेक्चर के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लाइनिंग में चलता हुआ। उसको ध्यान से पढ़िएगा। जहां दिक्कत होगा उसमें एक मोबाइल नंबर एडिंग किया गया होगा, उस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। और लेक्चर संबंधित आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको बेटा हम बार बार कहते हैं क्या कि कमेंट करो। हम जब आते हैं बोर्ड पर, जैसे आते ही बताए कि एक बच्चा यूपी का ऐसे ऐसे कह रहा था, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। जब तक दिमाग में नहीं रखिएगा मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। सुबह से शाम तक बहुत वर्क होते हैं, ऑफलाइन के बहुत सारे क्लासेज होते हैं, ऑनलाइन का ये क्लास है तो बहुत सारे क्लासेज होते हैं, तो हम सारा चीज़ भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम लेक्चर डिलीवर करने के लिए आपके स्टेज पर आते हैं तो उस समय हम एक बार कमेंट देख लेते हैं कि क्या बच्चे का रिव्यू है, हमको क्या करना चाहिए और जिसके लिए हम जा रहे हैं वो क्या चाह रहा है, उसको क्या मिलना चाहिए, ये मेरे दिमाग में होता है। तो कमेंट कीजिएगा और एक दो चीज़ में और कंजूसी नहीं कीजिएगा कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सब भूलना नहीं है। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको पल पल हर एक मोड़ पर आपका साथ निभाएंगे। ठीक है, अब हंसते गाते मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, खुद भी रहिए, दूसरे को भी रहने दीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।